हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था और सेल को हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तक। हम लोग उत्तक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात आता है कि उत्तक हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहला बात आता है हमारा कि हम लोग उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तक किसे कहते हैं, देखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कि सेल के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जो कोशिका का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। हम आप लोग को जब सेल पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि जो लिविंग थिंग होता है ना, लिविंग थिंग जो होता है ना, जितने लिविंग थिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लिविंग थिंग कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। लिविंग थिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यानी कि एक होता है कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। हम उत्तक क्या बोले कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। लेकिन उत्तक होने का भी 3 शर्त है, ठीक ना। तो अभी शर्त को हम लोग नहीं देखेंगे, बस केवल इतना समझिए कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लिविंग थिंग जो होता है ना, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है ना, इसका शरीर का निर्माण केवल एक सेल से होता है। कितने सेल से होता है, एक सेल से होता है। लेकिन बहुकोशिकीय के शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिका से होता है। क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक कोशिका जिसको के निर्माण से क्या होता है, बहुकोशिकीय बनता है। यानी कि बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या करता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय के जीव का निर्माण करता है। और एक कोशिका के मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, यूनिसेलुलर का निर्माण करता है। अब आप बतलाइए कि टिश्यू कौना में बनेगा, उत्तक कौना में बनेगा, एक कोशिकीय में बनेगा या बहुकोशिकीय में बनेगा। क्योंकि टिश्यू बनने के लिए कोशिका का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, एगो नहीं होना चाहिए। एगो होगा तो सेल कहेगा, टिश्यू नहीं कहेगा। एक कोशिका रहेगा तो क्या कहलाएगा, कोशिका कहलाएगा, उत्तक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोशिकाओं के समूह को ले दें, यानी कि 8-10 कोशिका को एक जगह ले दें तो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। तो जो मल्टी सेलुलर होता है ना, उनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए हम लोग को उत्तक कहां पढ़ना होगा, मल्टी सेलुलर में पढ़ना होगा। क्या यूनिसेलुलर में, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा क्या यूनिसेलुलर में टिश्यू होते हैं, तो नहीं होते हैं, क्योंकि इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। क्या मल्टी सेलुलर में टिश्यू होते हैं, होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। तो हम लोग किसको पढ़ना है, मल्टी सेलुलर को पढ़ना है। देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। लेकिन सभी प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे, नहीं कहेंगे। देखिए, क्योंकि उत्तक होने का 3 शर्त है। क्या गो शर्त है, 3 गो शर्त है। पहला नंबर की जो सेल होना चाहिए ना, इसका आकार और आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सेल का आकार और आकृति क्या होना चाहिए, आकार और आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि जितना सेल अगर है उसका क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन होना चाहिए कि उसका आकार और आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सेल का आकार और आकृति तो समान होना ही चाहिए, इसका उत्पत्ति भी क्या होना चाहिए, उत्पत्ति भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि सेल का कार्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि उसी को हम सेल कहेंगे जिसका क्या है, आकार और आकृति समान है, उत्पत्ति समान है और कार्य समान है।
सेल उसी कोशिकाओं के समूह को कहेंगे, यानी कि सॉरी ऊतक उसी कोशिकाओं के समूह को कहेंगे जिसका उत्पत्ति यानी क्या हो, समान हो, कार्य क्या हो, समान हो, और आकृतिक और आकार और आकृतिक भी क्या हो, समान हो। अगर अलग अलग इसमें से तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऊतक नहीं कहलाएगा। क्या होगा, वो ऊतक नहीं कहलाएगा। ऊतक कहलाने के लिए यानी कि कोशिका का तो समूह होना ही चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, उसका आकृतिक भी समान हो, आकार भी समान हो, कार्य भी समान करे और उत्पत्ति भी उसका समान हो। जैसे कि कोशिका विभाजन हम आपको पढ़ाए थे, तो उसमें पढ़ाए थे समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। और ये समसूत्र, अगर उत्पत्ति की बात करें तो अगर समसूत्री से उत्पत्ति हुआ तो ये समय सूत्री से होगा, और अर्धसूत्री से हुआ तो अर्धसूत्री से होगा, ठीक ना। यानी कि जिस प्रोसेस से अगर निर्माण हुआ है उसी प्रोसेस से होगा, ठीक ना। और कार्य की बात करें तो एक ही समान कार्य करेगा। जैसे एक कोशिका मान लीजिए कि हमारे क्या है, फेफड़ा में है, और वो कोशिका क्या कर रहा है, ब्लड को सॉरी ब्लड बोल रहे हैं, हवा को यानी कि ऑक्सीजन को अलग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा है, और नाइट्रोजन को अलग कर रहा है। तो जो अलग अलग कर रहा है ना, तो वो सब कोशिका अलग अलग ही करना पड़ेगा, सब कोशिका को एक समान ही कार्य करना पड़ेगा, तब जाके क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा, नहीं तो ऊतक नहीं कहलाएगा, ऊतक नहीं कहलाएगा। यानी कि ऊतक तो हम लोग नॉर्मल एक ही वर्ड में कहते हैं, एक ही लाइन में कह देते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, लेकिन सभी कोशिकाओं के समूह को ऊतक नहीं कह सकते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि इसका आकार और आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इसका उत्पत्ति भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि इसका आकार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन हमारा ब्लड ऐसा ऊतक है, ब्लड भी क्या है, एक ऊतक है, ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड भी मेरा क्या है, ऊतक है। ब्लड यानी कि रक्त, रक्त भी क्या है, ऊतक है। क्या है, ब्लड भी मेरा क्या है, ऊतक है। लेकिन ब्लड ऊतक होते हुए भी इसमें तीनों अलग अलग प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन फिर हम इसे ऊतक कहते क्यों हैं। ब्लड अपवाद स्वरूप में सेल 3 पाया जाता है ब्लड में, तीनों सेल का कार्य अलग अलग है, उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य अलग अलग होते हुए भी हम लोग ब्लड को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो आखिरकार क्यों कहते हैं ऊतक। ये रक्त में 3 गो सेल पाया जाता है, ये देखिएगा। तो एक होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आरबीसी जो होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता है, और लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर लाइसोसोम आरबीसी में पाया जाता और कहीं ना कहीं लाइसोसोम फट जाता तो पूरा ब्लड हमारा क्या हो जाता, खराब हो जाता, और हम लोग क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो इसमें देखिएगा तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी क्या करता है, हेमोग्लोबिन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य देखिएगा ना, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। यानी कि इसमें 3 गो सेल पाया गया, तो ये तो कोशिका का समूह हो ही गया, लेकिन इसका कार्य अलग अलग है। आरबीसी का कार्य अलग है, डब्ल्यूबीसी का कार्य अलग है, और प्लाज्मा का कार्य क्या है, अलग है। फिर भी हम लोग इसे ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये कार्य अलग अलग कर रहा है, लेकिन एक ही चीज के अंदर ही तो रह के कर रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। जैसे कोई घर बनता है, तो जो घर बनता है ना, उसमें देखिएगा घर बनाने के लिए जैसे छत का मान लीजिए कि ढलैया हो रहा है, क्या हो रहा है, ढलैया हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एक बालू ढोने वाला अलग लेबर आता है, एक गिट्टी लाने वाला अलग लेबर आता है। क्या करता है, एक गिट्टी लाने वाला अलग लेबर आता है, और एक मशीन को चलाने वाला अलग लेबर आता है, ठीक ना। उसके बाद एक रॉड को बिछाने वाला अलग लेबर रहेगा, एक सेंटरिंग लगाने वाला अलग लेबर रहेगा। उसमें अगर वायरिंग का काम होगा तो वायरिंग का काम करने वाला अलग होगा। एक वाइब्रेट मशीन होता है जो कि छत को बैठाया जाता है, वाइब्रेट करके उस गिट्टी को क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। सब अलग अलग रहते हैं मजदूर, और अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि क्या हो रहा है, तो छत का ढलैया हो रहा है। ठीक उसी प्रकार
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन कहने पे क्या होता है, देखने में क्या होता है, ब्लड ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड को ऊतक कहते हैं। अपवाद स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ब्लड ऊतक के सिद्धांत को काम नहीं करता है, फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक ना। अब ऊतक आप लोग को समझ में आया होगा। अब ऊतक तो लिविंग थिंग में ही होगा, यानी कि मल्टी सेलुलर में ही होगा। और मल्टी सेलुलर में भी कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट होता है और एक क्या होता है, एनिमल होता है। मल्टी सेलुलर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। तो ये जो मल्टी सेलुलर में देखिएगा, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, एनिमल यानी कि पादपा और जंतु। हम जब आपको सेल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि इनका सेल क्या होता है, समान होता है। लगभग सेल क्या होता है, प्लांट का सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, समान होते हैं। अंतर क्या होता है कि इसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल्स छोटा होता है। यानी कि प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है और एनिमल में वैक्यूल छोटा होता है। यहाँ प्लास्टेड पाया जाता है, यानी कि लवक पाया जाता है। इसके बाहरी कोशिका के बाहरी झिल्ली में सेल वाल पाया जाता है। ठीक ना। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा आप लोगों को क्या दिखाए थे, अंतर दिखाए थे। लेकिन इसमें भी देखिएगा तो यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। कौन सा कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और इसमें भी देखिएगा ना तो यूकैरियोटिक ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक ही सेल पाया जाता है। अब बात आता है कि सर एनिमल यानी कि प्लांट और एनिमल में भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है और इसमें भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यानी कि दोनों में सेल समान है, तो क्या ऊतक समान होगा, यानी क्या टिश्यू समान होगा, तो टिश्यू समान नहीं होता है। तो आखिरकार सेल समान होता है, टिश्यू समान क्यों नहीं होगा, तो इसके पीछे कारण है। देखिए, पहला कारण, जो पेड़ को देखिएगा ना, यानी कि जो प्लांट को देखिएगा ना, पेड़ पौधा को देखिएगा ना, उसका आकृतिक और आकार अलग होता है एनिमल से। एनिमल से प्लांट का आकार और आकृति क्या होता है, अलग होता है। जो प्लांट होता है ना, दूसरा कारण होता है कि ये गति नहीं करता है। क्या करता है, गति नहीं करता है, मोशन नहीं करता है। तीसरा कारण है कि इसमें ऊर्जा बहुत कम खर्चा करता है। जो प्लांट होता है इसमें ऊर्जा बहुत कम खपत होता है, इसीलिए क्या होता है, इसके ऊतक में भी अंतर पाया जाता है। हम लोग को चलने के लिए चाहिए एक अलग ऊतक, हम लोग गति कर रहे हैं तो हम लोग को लिए क्या चाहिए, एक ऊतक चाहिए, अलग ऊतक, जिसे स्केलेटिंग टिश्यू कहते हैं। कौन सा ऊतक चाहिए, स्केलेटिंग टिश्यू, जो हमारे क्या करे, शरीर के ढांचा को निर्माण करता है। स्केलेटिंग सिस्टम आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उसमें और डीपली बताया जाएगा। ये स्केलेटिंग टिश्यू क्या करता है, हमारे शरीर के ढांचा को तैयार करता है और चलने में क्या करता है, मदद करता है। हालांकि चलने में हमारे मांसपेशी मस्कुलर टिश्यू भी मदद करते हैं, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू में भी क्या रहता है, ऐसे जैसे हम हाथ खोल रहे हैं तो टिश्यू क्या कर जा रहा है, मर जा रहा है, और हाथ ऐसे मोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो हम लोग चलेंगे तो पैर में भी तो मस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, तो पैर का मस्कुलर टिश्यू जैसे हम लोग पैर खोलेंगे तो लमड़ेगा और मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये आकार और आकृति, पेड़ का देखिएगा आकार अलग होता है और हम लोग का आकार क्या होता है, अलग होता है। हम लोग गति करते हैं, हम लोग को ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हम लोग को ऊर्जा कितना चाहिए, दिन भर में काम करने के लिए 25 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग को चाहिए। काम करने के लिए नॉर्मल दिन भर हम लोग के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधा को इतना नहीं पड़ता है। एक पेड़ पौधा जितना ऊर्जा बनाता है ना, उसका मात्र 10% ही खपत कर पाता है। मान लीजिए 10% से कम भी करता है, ठीक ना, 10% से कम ही करता है, 10% से ज्यादा नहीं करता। और 90% को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक ना। ये 90% को क्या करता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जैसे फल क्या है, इसका ऊर्जा ही तो है स्टोर। जितने हम लोग पेड़ पौधे के फल खाते हैं वो क्या है, ऊर्जा ही खाते हैं हम उसका, जो स्टोर करके रखता है।
तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके टिश्यू को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग किसे पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को वैज्ञानिकों ने लंबाई के आधार पर बांटा। लंबाई के आधार पर दो भागों में बांटा, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को वैज्ञानिकों ने लंबाई के आधार पर बांटा, और पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा क्या था? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को कहते हैं विभेजी ऊतक और परमानेंट टिश्यू को कहते हैं अस्थायी ऊतक। मेरिस्मेटिक टिश्यू को कहते हैं हिंदी में विभेजी ऊतक और परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। यानी कि यह विभाजन करता है। क्या करता है? यह विभाजन करते रहता है और यह विभाजन नहीं करता है, अस्थायी हो जाता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता पाया जाता है और परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है। अब दोनों टिश्यू में से पहले हम देख रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को। किसको देख रहे हैं हम लोग? मेरिस्मेटिक टिश्यू को। विभेजी ऊतक इसे हिंदी में कहते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू की अगर सेल की हम बात करें तो सब सेल क्या होते हैं? जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू में जितना देखिएगा इसका सभी सेल क्या होंगे? जीवित होंगे। अब जीवित सेल किसे कहेंगे? तो जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा उसे क्या कहेंगे? यानी कि साइटोप्लाज्म होगा उसे क्या कहेंगे? जीवित सेल कहेंगे। और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? मृत सेल कहलाएगा। यानी कि जिसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म है वो जीवित है, और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है वो क्या है? मृत है। क्या है? मृत है। यानी कि कोशिका द्रव जिस सेल के अंदर है वो जीवित है, और जिस सेल के अंदर कोशिका द्रव नहीं है वो क्या है? मृत है। तो इसका सेल क्या होता है? जीवित होता है। इसका सेल की अगर हम बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म एकदम पूरा भरा भरा रहता है, पूरा एकदम लबालब भरा रहेगा। और अगर हम इसके सेल की बात करें तो इसके सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि रिक्तिकाएं नहीं पाए जाते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं इसके सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि रिक्तिकाएं नहीं पाए जाते हैं, खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं। और इसके सेल में देखिएगा तो इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता है। किसमें? मेरिस्मेटिक टिश्यू में। मेरिस्मेटिक टिश्यू की हम बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की विशेषता क्या है कि इसका सब सेल क्या होता है? जीवित होता है। इसमें साइटोप्लाज्म पूरा भरा रहता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है और ना ही इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यह तीन प्रकार के होता है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरसेलरी। इंटरसेलरी ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना, इसके पास विभाजन की क्षमता होता है, और एक टाइम आता है कि अपने विभाजन की क्षमता को क्या कर देता है? खो देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। और जैसे ही इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, किसमें बदल जाता है? परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है।
जैसे इसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाता है, तो किस चीज रूप में चेंज हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की क्षमता, यानी कि विभाजन की क्षमता, सेल डिवीजन नहीं, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये क्या चीज में चेंज हो जाती है? परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। ये तीन प्रकार के होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलरी। एपिकल होता है ना, पौधा के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जैसे ये पौधा हो गया, पेड़ पौधा क्या पाया जाता है? शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये मेरा पेड़ हो गया, इसके शीर्ष भाग में कौन पाया जाएगा? एपिकल। एपिकल क्या करता है? पौधा की लंबाई को बढ़ाता है या पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। एपिकल पेड़ पौधा के ऊपरी भाग में पाया जाता है, वायवीय भाग में पाया जाता है। और ये क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। एपिकल क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। जो एपिकल होता है ये क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पेड़ पौधा के ऊपरी भाग में पाया जाता है और यह लंबाई को बढ़ाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे देखिए भूमि हो गया, इसके अंदर हम क्या किए? बीज को डालें। बीज में से सबसे पहले रोम निकलता है, यानी कि जड़ निकलता है। जड़ निकलता है, उसके बाद ये क्या निकलता है? तना निकलता है। और पहले तना का एकदम लंबाई बढ़ते जाता है, उसके बाद यहाँ से क्या निकलता है? ब्रांच निकलते हैं, शाखा निकलते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो क्या चीज कौन चीज बढ़ा? ये तना ही तो बढ़ा ना, और ये बढ़ा यानी कि लंबाई को तो बढ़ा, इसलिए क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब लेटरल क्या होता है? लेटरल होता है ना, जो पेड़ होते हैं ना उसके साइड में पाया जाता है, सरफेस एरिया में पाया जाता है, यानी कि साइड में पाया जाता है। जो तना होता है ना, जिससे लंबाई को बढ़ाते हैं, तो इसके साइड में कौन पाए जाएंगे? लेटरल पाए जाएंगे। और ये पेड़ पौधा के क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि तना एकदम इतना मोटा मोटा हो जाता है। किसके कारण? लेटरल के कारण। किसके कारण? लेटरल के कारण। लेटरल जो तना के मोटाई को बढ़ाता है, डाली की मोटाई को बढ़ाता है, उससे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल शीर्ष भाग में पाया जाता है और यह लंबाई को वृद्धि करता है, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लेटरल जो सरफेस एरिया में पाया जाता है, यानी कि तना के साइड में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। ये मोटाई को बढ़ाता है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब होता है इंटरसेलरी। इंटरसेलरी का कुछ खास काम नहीं है। इंटरसेलरी का कुछ खास काम नहीं है। एपिकल जब वृद्धि कराता है ना, जब लंबाई को बढ़ाता है ना, तो कुछ कोशिका नीचे छूट जाता है, कुछ टिश्यू नीचे छूट जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? इंटरसेलरी। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेलरी कहते हैं। और इंटरसेलरी तुरंत क्या हो जाता है? परमानेंट में चेंज हो जाता है। जो इंटरसेलरी होता है क्या हो जाता है? तुरंत परमानेंट में चेंज हो जाता है। ठीक ना? तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोग को समझ में आया होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों को क्या होगा? समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तर। अस्थायी उत्तर देखिए, आप लोग को जितना बायोलॉजी पढ़ा दिया जा रहा है उसको पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। यहां से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग के लिए हम क्वेश्चन को लाइव डिस्कशन कराने का भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है कि अगला
संडे आते आते आप लोग को क्या हो जाए, लाइव आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि लाइव में केवल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। जैसे हम लोग सेल पढ़ लिए हैं, तो सेल क्वेश्चन में लगभग 130 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। आप लोग को 130 से 40 क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा जो हम कराएंगे, और यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पढ़िएगा, एकदम आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको करिएगा उसी टाइम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। और इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई नहीं आएगा, और आपके पास पढ़ना ही एक बहुत अच्छा उपाय है, इसके बाद और कुछ उपाय नहीं है। पढ़ना ही आपके पास एक क्या है, लास्ट विकल्प है, इसके बाद कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है। नहीं पढ़िएगा नहीं जॉब होगा, पैसा नहीं आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक ना। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी लड़की के पीछे भागते हैं, वो लड़की तभी आपकी होगी जब आपके पास पैसा होगा, ठीक ना। नहीं तो वहीं आपके पास पैसा होगा यानी कि जॉब होगा, अगर आपके पास जॉब नहीं होगा तो कोई दूसरा जॉब वाला आएगा और आपके प्यार को लेके चला जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसका सेल सब क्या होता है, मृत होता है। क्या होता है, वहां हम लोग पढ़ रहे थे तो परमानेंट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल क्या था, जीवित था, लेकिन यहाँ परमानेंट टिश्यू का क्या है, मृत सेल है। वहां हम लोग पढ़े थे कि सेल में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स पाया जाता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। वैक्यूल पाया जाता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। ये जो वैक्यूल्स पाया जाता है यानी कि रिक्तिकाएं पाए जाते हैं, और इसके सेल में देखिएगा ना, तो इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है। यानी कि ठीक मेरिस्मेटिक टिश्यू के उल्टा कौन है, परमानेंट टिश्यू। ठीक मेरिस्मेटिक टिश्यू के उल्टा कौन है, परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि इसके सेल क्या होते हैं, मृत होते हैं, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होता है, सॉरी ये भी 2 प्रकार के होता है। ये जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल अस्थायी ऊतक, और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक। जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं ना, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसे सिंपल क्यों कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊतक के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। ये ऊतक के नियम को फॉलो करता है, यानी कि इसका जो कोशिका का समूह है ना, इसका आकार और आकृति सेम रहता है, कार्य सेम करता है और उत्पत्ति भी क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखिएगा तो ऊतक के नियम कानून को फॉलो नहीं करता है। उसमें अलग अलग कोशिका पाए जाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के होता है और सिंपल परमानेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेरेन्काइमा,
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा दूसरा का होता है कोलेनकाइमा, तीसरा का होता है एस्क्लेनकाइमा। एस्क्लेनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा। पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, पेरेन्काइमा की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम पेरेन्काइमा की बात करें और इसके देखें विशेषता देखें तो इसका सेल क्या होते हैं, जीवित होते हैं। इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और पेरेन्काइमा में देखिएगा तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिस कारण इसमें इसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिस कारण इसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और ये पौधा के जहां नया नया भाग उत्पन्न हुआ रहता है ना, वहां क्या रहता है, ये पाया जाता है। कौन, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मुख्य काम है भोजन को क्या करता है, संचित करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक ना। पेरेन्काइमा क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि जब ये टिश्यू काम करता है तो इस टिश्यू को खाना की आवश्यकता होती है, तो ये खाना कौन स्टोर करके रखता है, पेरेन्काइमा। और ये पेरेन्काइमा ही जब आवश्यकता पड़ता है तो क्या करता है, खाना देता है टिश्यू को, यानी कि सेल को कह सकते हैं कि खाना देता है। ये पौधा की न्यूनतम भाग होता है, यानी कि जहां नया नया भाग रहेगा ना वहीं पाया जाएगा कौन, पेरेन्काइमा। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इसमें इसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इस पेरेन्काइमा के वैक्यूल्स में देखिएगा ना, वैक्यूल में देखिएगा तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधा देखिएगा ना, उसमें वैक्यूल्स बड़ा बड़ा होता है। जो जलीय देखिएगा प्लांट, उस जो एक्वेटिक प्लांट देखिएगा यानी कि जलीय पेड़ पौधा देखिएगा, उसमें वैक्यूल्स बड़ा बड़ा हो जाता है, होता है। जिस वैक्यूल्स में क्या होता है, हवा भर जाता है, हवा भर जाता है। और ये हवा भरने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, जब वैक्यूल्स में हवा भर जाता है तो क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। और यही हवा भरने के कारण एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी देखिएगा पानी के ऊपर तैरते रहता है। क्यों, क्योंकि उसके वैक्यूल्स में क्या भर गया, हवा भर गया। क्या भर गया, पेरेन्काइमा में क्या भर गया, हवा भर गया। तो जब पेरेन्काइमा में वैक्यूल्स पाया जाता है और पेरेन्काइमा में हवा भर जाता है तो एक्वेटिक, इसे क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। और इसी एरेन्काइमा की वजह से वो क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट तैरने लगता है, क्योंकि उसमें हवा भर जाता है। तैरने का आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको अलग पढ़ाएंगे फिजिक्स में, ठीक ना। लेकिन जितने जलीय पौधा अगर तैर रहे हैं जल में तो किसके कारण, एरेन्काइमा के कारण, ठीक ना। एरेन्काइमा के कारण ही तैरते हैं। अब आता है कोलेन्काइमा। अब हम लोग दूसरा को समझते हैं, कोलेन्काइमा को। ये जो कोलेन्काइमा होता है ना, कोलेन्काइमा को देखिएगा ना तो एकदम ऐसे पाया जाता है और सुलकोन पाया जाता है, यानी कि इसका जो मुख होगा ना, ये ऊपर वाला भाग होगा ना, वो एकदम मोटा मोटा होता है, मोटा मोटा होता है। क्योंकि इस पे सेलुलोज जमा हो जाता है और ये क्या हो जाता है, मोटा मोटा होता है कोलेन्काइमा। और ये दृढ़ होता है। क्या होता है, दृढ़ होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है। सॉरी, दृढ़ नहीं होता, ये लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है। कोलेन्काइमा जो होता है ना, ये लचीला होता है। और ये देखिए हर्बिस पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हर्बिस पौधा में पाया जाता है। देखिए एक होता है, सॉरी हर्बिस नहीं, सर्व में पाया जाता है। पौधा तीन प्रकार के होता है, हर्ब्स, सर्व और ट्री।
हर्ष यानी कि साकीय, जैसे साग होगा आप लोग देखते हैं ना, वो क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। सर्व मतलब झाड़ी, मेहंदी का पेड़, अनार का पेड़ किस में आ जाएगा, झाड़ी में आ जाएगा। ट्री, आम का पेड़, पीपल का पेड़, सब क्या आ जाएगा, ट्री, ट्री में आ जाएगा। तो ये जो सर्विस होता है ना, यानी कि झाड़िये पौधा होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। क्या होता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। और ये लचीला होता है, पेड़ पौधा क्या करता है, लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। देखिएगा पूरा तूफान आता है ना, पूरा तूफान आता है, खूब एकदम जोर से हवाया, खूब जोर से हवाया, तो झाड़ी क्या हो जाता है, एकदम ऐसे सूख जाता है, फिर उड़ जाता है। बोल रहे यार तूफान हमको क्या करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा क्या होता है, लचीला होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, लचीला होता है। पेड़ पौधा में क्या करता है, लचीला बनाता है पेड़ पौधा को, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ऐसे लचक जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। कुछ कुछ देखिएगा आप, जैसे ये क्या बोलते हैं, ये गुलाब का फूल, उसकी डाली तोड़िएगा ना तो ऐसे फसक जाएगा, डाली तोड़िएगा तो फसक जाएगा, टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा उसको क्या बना देता है, लचीला बना देता है, ठीक ना। अब तीसरा हमारा रह गया क्या, एस्क्लेनकाइमा। तीसरा क्या आता है, एस्क्लेनकाइमा। ये क्या होता है, दृढ़ होता है। एस्क्लेनकाइमा क्या होता है, दृढ़ होता है, एकदम हार्ड होता है, और ये पतला पतला एकदम लंबा पाया जाता है। इसका कोन क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होते हैं, चौड़ा होते हैं। जैसे देखिए नारियल देखे हैं, नारियल के रेशा पे कौन पाया जाता है, एस्क्लेनकाइमा। बीज के बाहरी आवरण पे कौन पाया जाता है, एस्क्लेनकाइमा। और इस एस्क्लेनकाइमा में एक पदार्थ पाया जाता है, लिग्निन। एक पदार्थ पाया जाता है, लिग्निन। ये क्या करता है, प्रत्येक एस्क्लेनकाइमा को जोड़ने का काम करता है, और जोड़ के क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। जोड़ के क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। कौन, लिग्निन। तो एस्क्लेनकाइमा क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, पौधा को लचीला बनाता है। पेरेनकाइमा क्या करता है, खाना को स्टोर करता है, ठीक ना। और पेरेनकाइमा में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। और जब इसमें हवा भर जाता है तो एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज भर के लिए इतना ही।